नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सामान्य अध्ययन से संबंधित एक प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। और इस श्रृंखला में सामान्य अध्ययन के मूलभूत विषयों को शामिल भी किया गया है। और इसको बनाने के पूर्व बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखा जाता है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के हमारी टीम के द्वारा आपके लिए यह श्रृंखला तैयार की जाती है। और इस श्रृंखला में हम लगातार हमारा प्रयास रह रहा है पूरी टीम का कि इसमें हम परंपरागत विषयों के साथ साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हम डालते हैं और सही विकल्प के साथ साथ बचे वाले विकल्पों पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंचाई जा सके, जिनका आप सभी को लाभ मिले। और आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे आगामी यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीपीएससी और यूपीपी सहित तमाम ऐसी बहु प्रतीक्षित परीक्षाएं हैं जिनका हमको और आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो जहां जहां पर आपसे आगामी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, वहां पर हमारी यह श्रृंखला निर्णायक सिद्ध होगी। तो बिना देरी किए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। और रोज की भांति आज भी हमारा जो पहला प्रश्न है वो भारत की राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? पहला विकल्प है राज्य का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे। ऐसी स्थिति जब राज्य का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, अर्थात संबंधित राज्य के राज्यपाल की आकस्मिक मृत्यु हो जाए। तीसरी स्थिति चुनावों की घोषणा कर दी जाए। और चौथी स्थिति राज्य का शासन संविधान के अनुरूप ना चल रहा हो। राज्य का जो शासन है वह संविधान के अनुरूप ना चल रहा हो। चार विकल्पों में आपको बताना है कि सही विकल्प यहाँ पर क्या है। राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों में कब लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन को सामान्यतः राज्यों का आपातकाल भी कहा जाता है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। यह भी आपको नोट करना है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। इसको राज्यों का आपातकाल भी कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी स्थिति है जब राज्यों में आपातकाल या राज्य का आपातकाल, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के रूप में जानते हैं, वह लगाया जाता है? तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। चौथा विकल्प जो है यहाँ पर सही माना जाएगा, जब राज्य का शासन संविधान के अनुरूप न चल रहा हो। ऐसा संविधान में उल्लिखित है कि संबंधित राज्य में संविधान की मंशा के अनुरूप यदि शासन नहीं चलाया जा रहा है तो राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा या महोदया के द्वारा इस प्रावधान को लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 की शक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसे लागू किया जाता है। इसे हम सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहते हैं और इसको आम बोलचाल की भाषा में राज्यों का आपातकाल भी कहा जाता है। राज्यों के आपातकाल की तुलना, अर्थात हम अनुच्छेद 356 की तुलना राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 से यदि करते हैं तो मूलभूत अंतर यह है कि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में वर्णित है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, किंतु राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रभावी होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अनुच्छेद 20 और 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छोड़कर सभी प्रकार के मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत या अनुच्छेद 352 के प्रभावी होने पर निलंबित हो जाते हैं। किंतु अनुच्छेद 356 में जो राज्यों का आपातकाल है, जिसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, उसके लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका वर्णन कहां पर है? तो आप नोट करिएगा, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन है और राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर, राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर संबंधित राज्यपाल की जब लिखित सिफारिश वो राष्ट्रपति से करेंगे तब यह वाला आपातकाल प्रभावी होगा। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी किसे कहा जाता है? सरहदी गांधी किसे कहा गया है? चार विकल्प यहां पर आपके लिए दिए गए हैं। पहला है सर सैयद अहमद खान, दूसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा विकल्प है अशफाक उल्लाह खान और चौथा विकल्प है बदरुद्दीन तैयब जी। तो आपको यह बताना है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सरहदी गांधी किसे कहा गया है। चार विकल्प यहां पर आपको दिए गए। उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इनका एक अन्य नाम है बाचा खान। एक इनका नाम बाचा खान है, एक इनका नाम है सीमांत गांधी। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है।
और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि लाल कुर्ती आंदोलन या रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन या रेड शर्ट मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा इसे चलाया गया था। और वर्ष 1930 में खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार नाम का एक संगठन भी इनके द्वारा बनाया गया था, उसकी स्थापना की गई थी। अब हम बचे वाले विकल्पों पर यहां पर चर्चा करेंगे। पहला विकल्प दिया है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान को अलीगढ़ आंदोलन का जनक बताया गया है। अलीगढ़ आंदोलन, याद रखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है और वर्ष 1875 में, नोट करना है आपको, वर्ष 1875 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल, अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चल करके भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, जिसे हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा वर्ष 1875 में की गई, जिसे हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगले विकल्प यहां पर दिए हैं अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां एक महान क्रांतिकारी थे और इनका जो सामान्य परिचय है, यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। याद रखना आपको, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। और काकोरी कांड, जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन बोला जाता है, और ये काकोरी की जो घटना हुई थी, ये कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को उसमें इनकी भूमिका रही थी। और काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी कांड के तहत इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया गया और इलाहाबाद या प्रयागराज, इलाहाबाद या आज का प्रयागराज, वहां पर इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। यहां पर चौथे विकल्प में दिए बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, ये जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इनके द्वारा जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी के अधिवेशन की इनके द्वारा अध्यक्षता की गई। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। तो सर सैयद अहमद खान से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। 1875 में इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की, जो आगे चलकर के विश्वविद्यालय बन गया। वर्तमान में यह एक भारत का केंद्रीय या उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय है। खान अब्दुल गफ्फार खान को बाचा खान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, लाल कुर्ती आंदोलन का जनक और वर्ष 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम का संगठन इन्होंने बनाया, इसके लिए इनको हम जानते हैं। और अशफाक उल्लाह खां 9 अगस्त 1925 को बहुचर्चित काकोरी कांड, जिसे मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, उसमें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सह संस्थापक और सक्रिय सदस्य के रूप में इनकी भूमिका रही। इनको इसी काकोरी ट्रेन एक्शन कांड में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अरेस्ट किया गया और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज में इनको फांसी दे दी गई। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। वर्ष 1837 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? यहां पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। सूरत, लखनऊ, मुंबई, जिसे पहले बंबई के नाम से जानते थे, और इलाहाबाद। 4 विकल्पों में आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। यह भी याद रखना है। तो शहर कौन सा है जिसे आज मुंबई के नाम से जानते हैं, पहले इसको बंबई के नाम से जाना जाता था, जो सालसेट नाम के द्वीप पर बसा हुआ एक प्रमुख भारत का शहर भी है, बंदरगाह भी है, भारत की आर्थिक राजधानी भी है। यह भी आपको नोट करना है। अब हम
बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जैसा कि मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल इंटर कॉलेज में इसकी स्थापना हुई और 72 लोगों ने शुरू में इसमें भाग लिया था। 72 प्रतिभागी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के शुरुआती दौर में। और उस समय भारत में शासन किसका था? तो डफरिन भारत के वायसराय थे और पहले अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको हम WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है, WC बनर्जी के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके पहले महासचिव बने थे एलन आर्कटन ह्यूम, जिनको हम लोग कहते हैं AO ह्यूम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव भी माना जाता है और कांग्रेस के संस्थापकों में भी उनकी गिनती की जाती है। ये भी आपको नोट करना है। जो कि ICS थे, ICS का तात्पर्य यहां पर इंडियन सिविल सर्विसेज थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वो सदस्य थे, ब्रिटिश सरकार के बड़े अफसर थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडर मेंबरों में वो शामिल थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जनरल सेक्रेटरी भी बने। अब हम बात करते हैं कि जो बचे वाले यहां पर विकल्प है, सूरत गुजरात का एक प्रमुख शहर है जो ताप्ती नदी के किनारे बसा है। याद रखना, सूरत गुजरात का एक प्रमुख शहर है जो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है और साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और हीरे की सबसे बड़ी वहां पर इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। और उससे संबद्ध उकाई जल विद्युत परियोजना भी है जिसे ताप्ती नदी से जल की प्राप्ति भी होती है, ये भी याद रखना है। और सूरत में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, कब हुआ था? तो 1907 में 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसकी अध्यक्षता की थी रासबिहारी घोष ने, यह भी याद रखना है। कांग्रेस में विभाजन हो गया और 1907 का जो विभाजन कांग्रेस का है, ये 1916 लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस दो विचारधाराओं में विभाजित हो गई थी, उग्रवादी और उदारवादी। तो दोनों विचारधाराओं का मेल कहां पर होता है, दोनों के मध्य समझौता कहां पर होता है, तो आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916, जिसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और यह अधिवेशन इसलिए भी और खास हो जाता है कि कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी विचारधाराओं का यहां पर मेल हो जाता है। जो मतभेद सूरत में हुआ था, 1907 में हुआ था, गुजरात की धरती पर हुआ था, वह मतभेद वर्ष 1916 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश, जिसे पहले हम लोग संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, यहां पर मतभेद दूर हो गया। और जब फूट पड़ी थी कांग्रेस में, तब अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष और जब कांग्रेस का एकीकरण हो गया तब अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ये भी आपको नोट करना है। 1916 में ही मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य भी एक लखनऊ में ही समझौता हो गया था, इसीलिए कांग्रेस लीग समझौता भी 1916 को जाना जाता। 1916 को कांग्रेस मुस्लिम लीग के समझौते के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ और इलाहाबाद में कांग्रेस का जो वर्ष 1888 का अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता की गई थी जॉर्ज यूल, या कहीं कहीं पर यूले भी लिखा हुआ है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज थे। 1888 इलाहाबाद या प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है सालसेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, माजुली द्वीप या बैरन द्वीप। चार विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ज्वालामुखी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय, एक सुसुप्त और एक शांत या मृत। शांत या मृत एक प्रकार हो गया, सुसुप्त ज्वालामुखी दूसरा प्रकार हो गया, और 24 घंटे सातों दिन जिस ज्वालामुखी से उद्गार होता रहता है उसे हम लोग जागृत ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो के नाम से जानते हैं। तो ये बताना है कि भारतीय परिक्षेत्र का एकमात्र सक्रिय, यहां पर सक्रिय शब्द है, ये भी याद रखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। चार विकल्प यहां पर है, एक बार हम पुनः दोहराएंगे, सालसेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, माजुली द्वीप और बैरन द्वीप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप की स्थिति क्या है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार जो है वह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और द्वीपों का समूह है। तो इसका एक द्वीप है बैरन द्वीप, जो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखिएगा, यहां पर एक और ज्वालामुखी भी है
जिसका नाम है नारकोडम द्वीप। नारकोडम द्वीप, नारकोडम द्वीप को भी एक ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है और यह सुसुप्तावस्था में है। कुछ विद्वान इसको, जो भूगोलवेत्ता है, उसे मृत ज्वालामुखी की श्रेणी में भी रखते हैं, लेकिन इसमें विद्वानों में, जो भूगोलवेत्ताओं में मत है कि नहीं है। कुछ इसको सुसुप्तावस्था मानते हैं और कुछ इसे मृत या शांत की अवस्था के रूप में जानते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चे वाले विकल्पों पर। तो पहले विकल्प में यहां पर दिया सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप, द्वीप की सामान्य परिभाषा क्या होती है कि वह स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, जल से आबद्ध हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। द्वीप छोटा भी हो सकता है और ग्रीनलैंड जैसा विशालकाय भी हो सकता है। याद रखना यहाँ पर सालसेट द्वीप कहां पर है, तो यह अरब सागर से संबद्ध है। पहली बात, अगर वाटर बॉडी हमसे पूछी जाएगी कौन है, तो अरेबियन सी है, अरब सागर। और राज्य अगर हमसे पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, और किस शहर के निकट है, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है वर्तमान में, मुंबई। यह भी याद रखना है। और मुंबई इसी द्वीप पर बसा हुआ है, याद रखिएगा। यह जो सालसेट द्वीप है, इसी पर मुंबई नाम का जो शहर है, जिसे अभी हमने पूर्व में बताया कि यह भारत की आर्थिक राजधानी भी है और प्रमुख बंदरगाह भी रहा है। और सारे अंग्रेज अफसर ज्यादातर मुंबई में आते थे, इसलिए यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया भी बना हुआ है। और कई यूरोपियन विद्वानों ने इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कह करके संबोधित किया है। तो आपको याद रखना है, सालसेट द्वीप भारत का ऐसा द्वीप है जिस पर सबसे ज्यादा आबादी निवास करती है। बचा हुआ हमारा जो अगला विकल्प है एलिफेंटा। एलिफेंटा द्वीप भी अरब सागर से संबद्ध है, महाराष्ट्र राज्य में है और मुंबई से कुछ समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में भी यह विश्व प्रसिद्ध है, जाना जाता है। माजुली द्वीप कहां पर है, तो माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप है, यह अद्भुत संरचना है। नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी में भारत के असम राज्य में यह स्थित है। और इतना बड़ा नदी में द्वीपीय संरचना, जो इतनी बड़ी नदी की द्वीपीय संरचना है, ऐसी अद्वितीय पूरे विश्व में ऐसी संरचना कहीं पर नहीं मिली है। इसलिए इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल भी कर रखा है। अद्भुत संरचना है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा द्वीप लिख गया है, तो सही शब्द होगा द्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का समूह है जो नागालैंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का समूह नागालैंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। दूसरा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। तीसरा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम। और चौथा विकल्प है असम, मेघालय और मणिपुर। तो असम को असोम के नाम से जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। इसे असोम पढ़ना है, ना कि असम। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या है कि जो नागालैंड राज्य है, जो पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है, जहां की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, यह भी हमें याद रखना है। और इनमें से 3 राज्यों के साथ साथ वह भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ यह अपनी सीमा साझा करता है। और यहाँ की आधिकारिक भाषा आपसे पूछी जाएगी तो याद रखना है अंग्रेजी है यहाँ की आधिकारिक भाषा। और वर्ष 2011, याद रखिएगा, लोक सेवा आयोग के द्वारा कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। वर्ष 2011 की जनगणना में यह भारत का पहला राज्य है जिसने जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की थी। नेगेटिव में इसकी ग्रोथ रेट चली गई थी पॉपुलेशन की, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था उस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक है जिसमें, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की प्रमुख अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था उस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक है जिसमें अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से विदेशी सहयोग से संचालित हो रही हो। अर्थव्यवस्था का ऐसा मॉडल जिसमें सारी आर्थिक गतिविधियां जो है वो किसी देश अर्थात विदेशी सहयोग से संचालित हो रही हो। दूसरा विकल्प यहाँ पर केवल निजी क्षेत्र सरकारी नियंत्रण के अधीन कार्य करता हो, जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण स्थापित हो। तीसरा है सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करते हो। और चौथा और अंतिम विकल्प है किसी भी प्रकार के विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। विदेशी निवेश को अगर हम और अच्छे से पढ़े तो इसको हम एफडीआई के नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य कर रहे हो।
याद रखिएगा, इसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानेंगे। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को ही आजादी के बाद अपनाया गया था। और प्रारंभ में जो हमारे बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, जैसे जिनका हम नाम लेना चाहेंगे, प्रशांत चंद्र महानोबिस, होमर, इन विद्वानों के द्वारा ये तर्क सुझाए गए कि सबसे अच्छा जो हमारा मॉडल रहेगा भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल रहेगा, सरकारी और निजी क्षेत्र के साथ इसकी सहभागिता से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। तो हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और भारत की अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि यह विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी की ग्रोथ रेट बहुत सारे देशों को पछाड़ करके आगे चल रही है। यह भी याद रखना है कि वर्ष 1991 एक ऐसा वर्ष है जहां पर निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। कौन सी पॉलिसी लागू की गई थी? एलपीजी। एल का तात्पर्य लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण, और जी का अर्थ है ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है, दांतों की कठोर एनेमल परत क्या होती है? कैल्शियम फास्फेट है, आयरन ऑक्साइड की बनी है, पोटेशियम की बनी है, कैल्शियम ऑक्साइड की बनी है। तो जो दांतों की कठोर एनेमल सुरक्षा परत है वह किसकी बनी है? तो वह कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। यह भी याद रखिएगा, कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न आपके सामने है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि अगर रिक्त स्थान है का संग्रह है। आपको बताना कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो विश्व प्रसिद्ध कृति है गीतांजलि, वो किसका संग्रह है? चार विकल्प यहां पर है, उपन्यासों का, नाटकों का, कविताओं का या यात्रा वृत्तांत का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कविताओं का संग्रह है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित गीतांजलि के लिए ही वर्ष 1913 ईस्वी में, याद रखिएगा, वर्ष 1913 ईस्वी में इन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया। साहित्य का नोबेल दिया गया, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला रविंद्रनाथ टैगोर को। यह भी याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित गीतांजलि कविताओं का संग्रह है और इसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल वर्ष 1913 में दिया गया। ये प्रथम एशियाई व्यक्ति भी है, ये प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया। प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया, साहित्य का नोबेल दिया गया। और प्रथम भारतीय भी है, चूंकि भारत जो है एशिया महाद्वीप में है, तो यूपीएससी की परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बन चुका है कि प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए दिया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसी पहली विश्व की महान विभूति हैं जिन्होंने या जिनके द्वारा लिखे गए राष्ट्रगान दो राष्ट्रों के राष्ट्रगान बने। जनगण मन भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक है और अमार सोनार बांग्ला हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान है, जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही थे। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न आपके सामने है। सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आप देखते होंगे, जब भी पुराने पेपर हल करते होंगे, प्रैक्टिस सेट देखते होंगे, तो वहां पर 1 से 2 प्रश्न आपसे दिवस से भी पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा भी ये दिवस वाला प्रश्न आपके लिए तैयार किया गया है। विकल्प यहाँ पर है 16 फरवरी, 13 फरवरी, 28 फरवरी और 21 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो भारत के सबसे पहले वैज्ञानिक, भारत के पहले साइंटिस्ट जिनको वर्ष 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल मिला था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पहले साइंटिस्ट हैं भारत के जिनको भौतिकी का नोबेल दिया गया। और इसके पूर्व के प्रश्न में हम बता चुके हैं आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको साहित्य का नोबेल दिया गया, या पहले नोबेल का पुरस्कार विजेता अगर आपसे पूछे जाते तो रविन्द्रनाथ टैगोर, और दूसरे नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय पूछे जाते तो आपको बताना है सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल दिया गया था रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव।
रमन इफेक्ट का जो के संबंध में जो इनकी खोज थी प्रकाश को लेकर के, तो उसका जिस दिन इनको पेटेंट मिला था उसकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब यहां पर हम बात करेंगे बचे वाले विकल्पों पर। बचे वाले विकल्पों पर बात करेंगे तो नंबर 1 पर यहां पर दिया 16 फरवरी। 16 फरवरी हम पूर्व के वीडियो में इसकी बात कर भी चुके हैं आपसे। अगर आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए तो इसमें मनाया जाता है बादाम दिवस, विश्व बादाम दिवस मनाया जाता है। क्योंकि बादाम प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है शाकाहार में, तो पोषण को बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए 16 फरवरी को बादाम दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस मनाया जाता है। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर। तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको नोट करना है। और 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। किस देश की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया? अभी हाल के दिनों में ये राष्ट्रीय से लेकर के अंतरराष्ट्रीय खबर बनी हुई है, बहुत चर्चा का विषय भी है, यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना भी है आगामी परीक्षाओं में। तो किस देश की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया? अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और नेपाल। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है इजराइल। इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। इजराइल के यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री अभी गत दिनों में गए हुए थे और वहां की संसद का जो सर्वोच्च सम्मान है वो इनको दिया गया। और मोदी जी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल की संसद को संबोधित किया है। इजराइल भारत का मित्र राष्ट्र है। इजराइल के प्रधानमंत्री वर्तमान में बहुचर्चित वैश्विक स्तर पर बेंजामिन नेतन्याहू हैं और बहुत सारे समझौते भी इजराइल से भारत ने कर रखे हैं। इजराइल भारत का बड़ा डिफेंस का पार्टनर भी है, ये भी याद रखना है। और समय समय पर बहुत चीजों की तकनीकी का स्थानांतरण भी इजराइल भारत को करता रहता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।